हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका सैम फाइनेंशियल क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होंगी। फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो प्राइस टू अर्निंग रेशियो होने वाला है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है ये सीएमए पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। एग्जाम्स के लिए तो ठीक है, हम बात एग्जाम्स की तो कर ही रहे हैं। रियल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप कभी भी इन्वेस्टिंग करने की सोच रहे हैं, है ना, तो आपको पता है इन्वेस्टिंग, देखिए इन्वेस्टिंग जब हम शब्द बोलते हैं यहाँ पे मतलब हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए तो हम ट्रेडिंग शब्द का यूज कर लेते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ठीक है, लेकिन इन्वेस्टिंग जनरली माइंड में आता है तो एक लॉन्ग टर्म सिनेरियो बन जाता है। ठीक है, तो जब भी आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो आपको पता होगा वहां पे फंडामेंटल एनालिसिस यूज करते हैं। ठीक है, ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। फंडामेंटल एनालिसिस मतलब कंपनी की कोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उनकी इंटीग्रल रिपोर्ट्स को, उनका मैनेजमेंट कैसा चल रहा है, ये सब चीजों को देख के अपना डिसीजन लेना, मतलब एनालिसिस करना कि इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मतलब मैं अपना पैसा इस कंपनी में लॉन्ग टर्म फंसाऊं या नहीं फंसाऊं, इसके लिए आप क्या करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस फर्क होता है और वो ज्यादातर शॉर्ट टर्म में काम करता है। देखिए, सेक्शन बी में कंसेप्ट है हमारा मार्केट हाइपोथेसिस करके। वहां पे मैं आपको थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, वहां पे ये मैं बताता हूँ कि कैसे फंडामेंटल एनालिसिस कहाँ कहाँ पे काम करेगा, कौन सी मार्केट फॉर्म में फंडामेंटल एनालिसिस काम करेगा, कहाँ कहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस वर्क करेगा, ये हम पढ़ लेंगे वहां पे। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस शॉर्ट टर्म के लिए मतलब ट्रेडिंग के लिए करा जाता है, जैसे प्राइस एक्शन हो गया, है ना, अपना आपने ये चार्ट देख लिया, कैंडलस्टिक मूव होता है देख लिया, ये सब ठीक है। उसमें और भी थ्योरीज हैं, वो सब इसकी चीजें, ये टेक्निकल एनालिसिस है। लेकिन ये मतलब बताता है जैसे अभी इतना प्राइस है, 2 मिनट बाद इतना हो गया या एंड ऑफ द डे इतना हो गया, बस इसे टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। इससे आपको लॉन्ग टर्म से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, ये सिर्फ शॉर्ट टर्म में हेल्प करता है। फंडामेंटल मतलब कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आप ये पता लगाते हो कैसे रेशियोज निकाल के, है ना, ये जो हम रेशियोज पढ़ रहे हैं, रेशियोज निकाल के आप एक फोरकास्ट करते हो कि कंपनी आज के बेसिस पे कैसे चलेगी। अच्छा, ये आज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से तो आप ये फोरकास्ट नहीं करोगे, पास्ट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी देखोगे कि आज ये जो कंपनी की रेशियो आई है, फॉर एग्जांपल आज हमने ये जो पीई रेशियो निकाली है इस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, क्या पास्ट में भी ये पीई रेशियो ऐसी ही निकली है? हम एक ट्रेंड बना लेंगे, नहीं 2022 में ऐसी थी, 2023 में ऐसी हो गई, 2024 में ऐसे, तो हम एक एवरेज निकाल लेंगे, मोटा मोटा इस रेंज के बीच में रहती ही रहती है। तो आप फिर उसके हिसाब से अपना दिमाग लगाओगे, भाई साहब ये है। ठीक है, तो फंडामेंटल एनालिसिस खैर डिटेल में तो हम पढ़ेंगे, ये जितना भी मैं अब तक आपको करा रहा हूँ, ये रेशियो एनालिसिस वगैरह, ये सब फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर ही आता है बेटा। ठीक है, मतलब अगर आप किसी कंपनी में अगर पैसा लगाना चाहें, इन्वेस्ट करना चाहें, तो आपको ये रेशियोज निकालनी ही पड़ेंगी पैसा निकालने से पहले। आप किसी भी इन्वेस्टर के पास जाएंगे, किसी भी इन्वेस्टिंग फर्म के अंदर काम करेंगे, आपको रोज इन रेशियोज के साथ खेलना ही पड़ेगा। ठीक है, दूसरा मैं आपको ये कह रहा हूं, अब आप कभी गूगल खोलना, बहुत सारी आपको पता है फाइनेंशियल वेबसाइट्स हैं जो आपको बताती हैं ये इस कंपनी का ये प्राइस चल रहा है, वो प्राइस चल रहा है। कोई भी आप खोल के देख लीजिए, आपको जिस, आप एक हाइपोथेटिकली शैडो, एक बार मैं जैसे कहते हैं ना पेपर ट्रेडिंग की बात लोग करते हैं, मतलब एक बार बस ऐसे ही आप ऐसा अज्यूम करिए, वैसे हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, बस अंदर ही अंदर आज ये सोच लो कि आज मुझे एक इस फलाना पब्लिक कंपनी में पैसा लगाना है। कोई भी पब्लिक कंपनी अपने माइंड में ले आओ, उसको गूगल पर जाकर सर्च करो, और उस कोई भी जो वेबसाइट होती है उस पर क्लिक करो, वो आपको उस कंपनी के सारे फंडामेंटल्स दे देती है। पता है ना आपको, जैसे उसका इतना लॉट है, उसका शेयर प्राइस अभी इतना चल रहा है, लास्ट क्लोजिंग इतना था, एवरेज इतना है, ठीक है, वॉल्यूम कितनी है उसका। फिर आप बाद में जब थोड़ा बहुत देखेंगे तो आप देखेंगे उसके अंदर एक चीज और लिखी होती है, वो है पीई रेशियो। अगर आप कभी ध्यान से देखेंगे तो वहां पे उसके साथ वो उसकी पीई रेशियो बताता है। वो क्यों बताता है? वो इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए बताता है। एक पीई रेशियो क्या होता है ये तो हम अभी पढ़ेंगे क्या होता है, आप उसका स्ट्रेस मत लो। मैं आपको रियल लाइफ पर्पस के लिए बता रहा हूं कि जब ये रेशियो सिर्फ आपको सीएमए यूएसए में नहीं पढ़नी बेटा, ये रियल लाइफ में आपको, चाहे आपको काम मैनेजमेंट के अंदर जाना या नहीं जाना फर्क नहीं पड़ता, आपकी एक सेविंग है, आपने कोई पैसा सेव करा, उसको लाइफ में कभी इन्वेस्ट करने की तो सोचोगे ना। अब इन्वेस्ट करने की सोचोगे तो इस रेशियो से तो आपको खेलना ही पड़ेगा। तो ये एक्चुअली आप ऐसा मत समझो ये हम पेपर के लिए पढ़ रहे हैं, ऐसा समझो कोई एक ऐसी चीज पढ़ रहे हैं जो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली। बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन मैट्रिक तो है ही ये। ठीक है, एक वैल्यूएशन मैट्रिक है, मतलब ये आपका ये भी बताती है कि आपका शेयर, कंपनी का शेयर कैसा एक्चुअली मार्केट में परफॉर्म कर रहा है, कहीं ओवर वैल्यूड तो नहीं है, अंडर वैल्यूड भी नहीं है। अच्छा, आपको जान के हैरानी होगी, ये जो आप रेशियो पढ़ रहे हैं ये तो सिर्फ किताबी किताब ही है, एक्चुअली में रियल लाइफ में जो एक्सपर्ट्स होते हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हो गए या कंपनीज ही हो गई, वो इसके साथ बताऊं खेलती रहती है।
मतलब ऐसे ही नहीं, ये जो मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया, आपको क्या लगता है रियल लाइफ में यही फॉर्मूला चलता है? मैंने आपको बोला रियल लाइफ बिल्कुल फ्री है। वहां पे क्योंकि कोई एग्जामिनर ने बैठा ना, अरे कंपनी आज जो परफॉर्म, आपको जो एग्जामिनर टेस्ट कर रहा है, कल आपने जाके अपनी कंपनी खोल ली, आप कोई भी रेशियो बनाओ, आपको कोई रोकने वाला है क्या? कि नहीं नहीं देखो, मैं सीएमए का एग्जामिनर हूँ, मैंने तेरे पेपर में टेस्ट करा था, तूने कंपनी खोल ली, तू कैसे, तू अब ऐसे जो मैंने चीज दिखाई थी यही रेशियो फॉलो कर, या सर ने देखो ये रेशियो बता रखी है ऐसे करना है। आप सुनोगे? आपको जैसा कंफर्टेबल है, आप जैसे हिसाब से अपनी चीज को वैल्यूएशन करना चाहते हो वैसे करो। ये तो बस अभी जर्नल पढ़ रहे हैं कि ऐसा ऐसा करना है, ऐसा ऐसा करना है। आप इसमें कुछ भी एडजस्टमेंट करो, रियल लाइफ में बहुत एडजस्टमेंट करते हैं, वो बहुत कलाकारी करते हैं, उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। उनको जैसे वैल्यूएशन करनी है, जैसी चीजों के मेट्रिक उन्होंने जो मेट्रिक वो यूज कर रहे हैं करते रहे। क्योंकि रियल लाइफ में तो कोई एग्जामिनर बैठा नहीं ना। अरे इन रेशियोज का तो कोई ऑडिट करने वाला बैठा नहीं ना। ये कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट थोड़ी ना जो आपको पब्लिकली बांट लेनी है। ये तो इन्वेस्टर की हेडेक है, वो खुद निकालेगा। अरे हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दी, ऑडिट कर दी, उस पर अनक्वालिफाइड रिपोर्ट आ गई, बस इतना, और क्या करें? एक सीए ने उस पर स्टैंप लगा दिया, सीपीए ने उस पर स्टैंप लगा दी, हो गया भाई। अब बस फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकालना, यही हमारा कंपनी का एक कर्तव्य था। इससे ज्यादा और कुछ हमसे एक्सपेक्ट मत करो। हम धंधा करने बैठे हैं भाई, यहाँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग करने नहीं बैठे। फाइनेंशियल अकाउंटेंट बन रख लिया उसने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दी, पब्लिक को दे दी। अब पब्लिक जो भी करे उसके साथ वो करती रहे। उसका एक इन्वेस्टर है, जैसे यूजर है, वो उसकी रेशियोज निकालेगा। क्यों? अब क्योंकि उसको पैसा इन्वेस्ट करना है कंपनी के अंदर। और कंपनी भी है, अब कंपनी भी अपनी रेशियोज निकालती है। रेशियोज में तो कोई ऑडिट नहीं होता ना, ये मैनेजमेंट का पार्ट है। अब अंदर क्या कर रहे हैं, अपने वो दरवाजा, अपना वो जो मीटिंग रूम है उसके अंदर बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ प्लेन बना के फेंक रहे हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है? हम कुछ भी करते रहे, इन चीजों को तो ऑडिट नहीं है ना। ऑडिट तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन कंप्लायंस विद यूएस गैप बनाइए, बस इतना इतना था। रेशियोज हम कैसे भी करें, ये मेरा पर्पस है। तो ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन पेपर, क्योंकि आपके मटेरियल में ऐसी ऐसी चीजें गिवन है, जैसे आईए मैंने आपको बोला, तो पेपर पास करने के लिए तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन रियल लाइफ में आपको कोई आईए में आके रोक नहीं रहा कि नहीं नहीं, जैसे हमने पीए रेशियो निकालनी है वैसे ही निकालनी। आज मैं आपको बताऊंगा रियल लाइफ में एक्चुअली और भी इसके साथ छेड़छाड़ होती है, और वो मैं आपको एक दो बताऊंगा कौन सी थी। सिलेबस में नहीं है आपके, लेकिन बताऊंगा कि रियल लाइफ में ऐसा भी होता है। उसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं। आइए, कि पीई रेशियो क्या होता है। लास्ट क्लास में मैंने आपको पीबी रेशियो बताया था, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। प्राइस शब्द मैंने आपको बताया था क्या होता है। जब भी हम फाइनेंस के अंदर प्राइस शब्द बोलेंगे, स्पेशली मैनेजमेंट के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर जब भी मैं प्राइस शब्द बोलूंगा, तो आप अपने माइंड के अंदर बेटा मार्केट प्राइस ले आना, ठीक है? मार्केट प्राइस की यहाँ पे बात हो रही है। अब चाहे सेक्शन सी में बात करूं, सेक्शन ए में बात करूं, कहीं भी बात करूं, पूरे पार्ट 2 के अंदर प्राइस जब भी बोलेंगे, यहाँ पे मार्केट प्राइस की बात हो रही है, ठीक है? कि कंपनी का एक शेयर है, मैंने कंपनी का एक शेयर खरीदा, उस शेयर पे कंपनी मुझे कितना अर्न करके दे रही है। अब यहाँ पे मैं तोड़ के चल रहा हूं, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, आपकी स्क्रीन के सामने लिखा है। देखिए, इसका रीजन है, मैंने आपकी स्क्रीन के सामने ये क्यों पेज ला के रखा है। क्योंकि आपको अगर मैं ये पेज ना दिखाऊं, ऐसे ही बोलता ना, देखो न्यूमरेटर ये, डिनोमिनेटर ये, तो आपका दिमाग आधा तो उसको इमेजिन करने में लग जाएगा, और आधा दिमाग जो बचा कुचा है वो आप सुनने में लगाओगे। तो मैंने क्या करा, फॉर्मूला आपके सामने लिख दिया, तो आधा दिमाग जो इमेजिनेशन करने में लगा था वो नहीं करना, वो आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप मेरी बात को सुन लो जो मैं बता रहा हूं। तो एमपीएस अपॉन ईपीएस इसका फॉर्मूला है। एमपीएस मतलब मार्केट प्राइस, और अपॉन ईपीएस मतलब ये क्या है, ये अभी हम देख लेंगे। क्या लॉजिक है, उसको न्यूमरेटर में क्यों लिखा है, इसको डिनोमिनेटर में क्यों लिखा है, वो क्लास के एंड तक आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब बड़े ध्यान से सुनो। आपके पास बताऊं कैसे थे, आप कंपनी का एक शेयर खरीद के लेके आ गए। अब आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बन गए, नहीं बन गए? आपके पास पैसे थे, मान के चलो आपके पास $50 थे, आपने $50 कहां से शेयर खरीदोगे? देखो, दो तरीके होते हैं कंपनी के शेयर निकालने। एक तो आईपीओ होता है, जब कंपनी पहली पहली बार पब्लिक होती है, पहली पहली बार निकालती है। जैसे अभी हमारे पीछे पास की बात करें, पेटीएम ने अपना आईपीओ निकाला था। पहले तो वो प्राइवेट थी ना, लेकिन पब्लिक हो गई। पब्लिक हो गई मतलब क्या, पब्लिक का मतलब क्या? पब्लिक से पैसा उठाएगी शेयर इशू करके। तो जब पहली कंपनी डेब्यू मारती है मार्केट के अंदर, मतलब पहली बार अपना शेयर इशू करती है, उसको आईपीओ बोलते हैं। हालांकि हमारा सेक्शन बी का कंसेप्ट है। और जब उसके बाद निकालती रहती है, सब्सिक्वेंट निकालती रहती है पब्लिक ऑफरिंग, उसको एफपीओ बोलते हैं, ठीक है? फर्दर पब्लिक ऑफरिंग। तो आप, दो तरीके हैं, या तो कंपनी से ही जब कंपनी शेयर जब भी अपना निकालेगी तभी खरीद लो, लेकिन अब उसका हम वेट करें क्या? कंपनी ऑल द टाइम तो नहीं निकालती ना बेटा। जैसे कंपनी को पैसे की जरूरत है तो वो शेयर्स निकाले, इसका जरूरी नहीं है। कंपनी को कोई प्रोजेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल कंपनी को एक नया लैंड खोल, इंटरनेशनल ऑपरेशन में एक नई ब्रांच डालनी, उसके लिए कंपनी को पैसे की जरूरत है। तो आपको क्या लगता है, कंपनी उसके लिए फिर आपको वो शेयर इशू करेगी? अब शेयर इशू करेगी, अब आप शेयर खरीदने जाओगे? ऐसा जरूरी नहीं है।
जरूरी नहीं है जब भी कंपनी को पैसे की जरूरत हो वो शेयर्स ही इशू करे, हो सकता है वो डेट से कर ले, डेट रेज कर लेना, बैंक से लोन ले ले, कुछ भी कर सकती है, क्योंकि शेयर्स इशू करना इज अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। ये आपको अभी पता नहीं चलेगा, सेक्शन बी में पता चले, बहुत एक्सपेंसिव सोर्स होता है ये। ठीक है, लगता है आपको, लगता है इसके अंदर कोई ब्याज वगैरह नहीं देना पड़ता, बड़ी मस्त चीज है, डिविडेंड भी जरूरी नहीं है देना, नहीं देना, ये तो बहुत अच्छी चीज है। पता नहीं क्यों फिर भी कंपनी डेट ले लेती है जबरदस्ती का, उधार भी देना, उधार की लाइबिलिटी तो है ही, एसेट्स भी कोलेटरल पे चढ़ जाती है और इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, फिर भी कंपनी डेट लेती है, इतने डिसएडवांटेज होते हुए भी। इसका रीजन ये है क्योंकि इक्विटी में क्या आता है, एक अंडर राइटिंग फ्लोटेशन कॉस्ट आ जाती है, बहुत एक्सपेंसिव होती है वो। देखिए एसईसी की भी खिचखिच बहुत होती है। एसईसी मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, जैसा हमारे इंडिया में सेबी है। पब्लिक कंपनी यूएस में जब भी अपने आप को पब्लिक करती है, उसको एसईसी के रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉलो करना पड़ता है, शेयर्स लिस्ट कराने के पता नहीं क्या क्या, एक तो प्रोस्पेक्टस पहले रेड हेयरिंग बनाओ, फिर फाइनल प्रोस्पेक्टस, दुनिया भर के बेटा ड्रामे हैं। और उसके बाद भी आपने शेयर्स इशू कर दिए, लेकिन बायर कौन लेके आएगा? आपने शेयर इशू कर दिए, लेकिन लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपने एक्चुअली शेयर इशू कर दिए? कैसे लोग आएंगे? कस्टमर, दुकान खोलिए लेकिन कस्टमर कैसे बुलाएं? ऐड करके, वो ऐड आप नहीं करोगे, उसके लिए आपको एक ऐड एजेंसी रखनी पड़ेगी। अरे ऐड एजेंसी मतलब एक अंडर राइटर्स होते हैं जो आपके लिए काम करते हैं, वो आपके शेयर्स को लोगों तक पहुंचाएंगे, सब्सक्राइब करवाएंगे, नहीं हुआ तो वो खुद ही सब्सक्राइब कर लेते हैं। इसका पूरा गेम है। ठीक है, तो यह तो इसके चक्कर, वो तो उसके लिए वो मोटी फीस लेते हैं, तो बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है। तो मेरा मतलब ये है, तो आपको बताऊं, अब आपको कंपनी का एक शेयर खरीदना है, आपके पास दो तरीके हैं, या तो एक प्राइमरी मार्केट या सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट मतलब कंपनी ने खुद ही अपनी तरफ से शेयर निकाल दी। अरे कंपनी को सोचो पैसे की जरूरत पड़ गई, तो कंपनी ने अपने शेयर निकाल दिए मार्केट में, तो वहां पे जाके सब्सक्राइब करा लो। अब जब कंपनी ने शेयर बोल दिया, देखो शेयर बाजार, हमने शेयर खोल दिया अपना, आ जाओ जो जिसको खरीदना, तो आप चले जाओ वहां पे खरीदने, सस्ता ही मिल जाएगा। एक और तरीका है, क्योंकि कंपनी बार बार शेयर्स नहीं निकालेगी, उसके एक ऑथराइज कैपिटल है ना, इतना थोड़ी ना निकालेगी। तो अब हमको कंपनी का शेयर खरीदना है, तो सर हम क्या नहीं खरीद सकते? फॉर एग्जांपल आज आपको रिलायंस का शेयर खरीदना है, तो आप क्या नहीं खरीद सकते? क्योंकि रिलायंस ने तो अभी कोई ऐसा निकाले नहीं अनाउंसमेंट कि हम शेयर इशू कर रहे हैं, तो अब हम क्या वेट करें जब रिलायंस निकाले? ऐसा नहीं होता। सेकेंडरी मार्केट करके एक मार्केट होती है, जहां पे आप ये सब चीजें खरीद सकते हो। देखिए आपको इन सब चीजों की नॉलेज होगी, आपको ऐसा लग रहा होगा सर तो बहुत ही बेसिक चल रहे हैं। इसका रीजन ये है क्योंकि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं इनकी नॉलेज नहीं है, ये ऐसे जो स्ट्रीम चेंज करके आए हैं। देखिए आप इस क्लास को थोड़ा फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, या तो स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। देखिए मैं फॉरवर्ड का आपको वो नहीं बोलूंगा, एडवाइस नहीं करूंगा, ये ज्यादा से बोल सकता हूँ स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। ठीक है, तो या तो आप सेकेंडरी मार्केट से खरीद लो, इसका बेस्ट एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल आपको कार खरीदनी है। देखिए मारुति सुजुकी की अगर आपको नई नई कार खरीदनी है, तो आप उसके शोरूम से जाके खरीद सकते हो, उसकी मारुति सुजुकी की आप शोरूम से जाके कार खरीद सकते हो, ये तो हो गई नई कार। लेकिन अगर किसी को मारुति सुजुकी कार खरीदनी है लेकिन नई नहीं खरीदनी, उसके पास इतने पैसे नहीं है, तो क्या वो नहीं खरीद सकता? खरीद सकता है। मारुति सुजुकी के ऑथराइज सेकंड डीलर कार भी, जैसे ट्रू वैल्यू हो गया, ऑथराइज डीलर है ना मारुति सुजुकी का वो, तो वहां से आप सेकंड हैंड कार खरीद सकते हो। ऐसी ही शेयर मार्केट के साथ भी है। अगर आपको ताजा ताजा न्यू न्यू शेयर, मतलब फर्स्ट ओनर बनना हो शेयर का, तो भाई साहब वेट कर लो, जब कंपनी शेयर निकालेगी तभी जाके सब्सक्राइब कर लो। लेकिन अगर आप वेट नहीं कर सकते, तो एक सेकंड हैंड मार्केट भी है शेयर बाजार की। जैसे अगर मैंने कार खरीद ली, लेकिन मैं क्या अब उसको क्या कभी बेच नहीं सकता? बेच सकता हूं, किसी को सेकंड हैंड मार्केट में जाके बेच दूंगा। ऐसे ही शेयर भी बिकते हैं, क्योंकि वो भी तो एक एसेट ही है। मैंने आज एक कंपनी का शेयर खरीद लिया, मैंने कहा मुझे अब पैसे की जरूरत है, तो मैं इसको जाके बेच सकता हूं। ट्रांसफरेबल शेयर्स की क्या एक प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स है, दे आर ट्रांसफरेबल इक्विटी शेयर्स। तो आप उसको मार्केट में बेच सकते हो। तो कहां पे एक सेकंड हैंड मार्केट होती है, सेकंड हैंड मार्केट का नाम ही सेकेंडरी मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट होता है। वो स्टॉक मार्केट जो जो आप देख रहे हो बेटा, ये जो शेयर बाजार है, ये कोई प्राइमरी मार्केट नहीं है, ये सेकंड हैंड मार्केट है। इसके अंदर जो ओनर्स ऑफ द शेयर होते हैं, वो अपना शेयर बेचते रहते हैं। तो अब आप, मैंने एक शेयर खरीदा, आपको मैंने बेच दिया, अब आपको पैसे की जरूरत, तो आप थर्ड पर्सन को बेच देगा, वो थर्ड पर्सन किसी को चौथे को बेच देगा, ऐसे ही बेचता रहेगा, खरीदते रहेंगे बस। तो शेयर मार्केट एक ऐसी मार्केट, कंपनी का शेयर मार्केट का कोई लेना देना नहीं है, समझ रहे हो? मारुति सुजुकी का और ट्रू वैल्यू से उसका कोई लेना देना नहीं है बेटा। मारुति सुजुकी को ट्रू वैल्यू से कोई लेना है, वो तो जो एग्जिस्टिंग मारुति सुजुकी ने अपनी मार्केट में कार्स निकाल दी है, उसी का खरीद बेच होता रहता है। ऐसी कंपनी ने जो अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स मार्केट में निकाल रखे हैं, उसका ट्रेड हो रहा है, बस खरीद रहा है बेच रहा है, खरीद रहा है बेच रहा है। इसका बेटा कंपनी को 1% का फायदा लेना देना नहीं है। कंपनी को जब पैसे की जरूरत होगी, वो अपने नए शेयर्स निकालेगी, ये है। तो मैं आपको यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, इस पर हम डिटेल बात सेक्शन बी में करेंगे, आप ज्यादा स्ट्रेस मत लो, लेकिन इस रेशियो को समझाने के लिए मुझे आपको थोड़ा सा ये बेसिक बताना पड़ेगा, ठीक है?
बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है बेटा। इसका एग्जामिनर बताओ खेलता भी बहुत है इसके साथ, इस रेशियो के साथ थोड़ा सा एग्जामिनर बताओ खेल लेता है। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी टेक्निकल है, इसको थोड़ा डिफिकल्ट बनाया जा सकता है, इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाया जा सकता है बेटा। चलिए मेरी बात सुनिए अब आप। तो आप कहीं से भी शेयर खरीद सकते हो। दो ऑप्शन है, या तो कंपनी से या सेकंड हैंड मार्केट। शेयर बाजार है ना, स्टॉक मार्केट है, सेकंड हैंड मार्केट है, तो आप वहां से भी जाके खरीद सकते हो। अगर कोई बायर अवेलेबल है, सेलर अवेलेबल है जो अपना शेयर बेचने को रेडी है, अगर वो बेचने को रेडी है उस प्राइस पे, जिस प्राइस पे आप एग्री हो, तो आप दोनों एग्री कर लोगे, एग्रीमेंट कर लोगे और एक उसके अंदर आ जाओगे कि हाँ ठीक है भैया, तू अपना शेयर बेच दे इस प्राइस पे और मैं तुझे इतने पैसे दे दूं। बस आप भी उस शेयर के, अब आप उस शेयर के मालिक हो गए। जैसे मैंने अगर मारुति सुजुकी की कार खरीदी, मैंने सेकंड हैंड मार्केट में वो बेच दी, तो अब मैं वो ओनर नहीं हूं, अब आप उसके ओनर बन जाओगे। ऐसी शेयर के साथ है, अब आप उस शेयर के ओनर बन जाओगे। ये है हिसाब किताब। अब देखिए आपने, अब बात यहां पे हो गई, अब आपने वो शेयर लिया, फर्क नहीं पड़ता आपने प्राइमरी मार्केट से लिया मतलब कंपनी से डायरेक्ट उठा लिया, या आपने सेकंड हैंड मार्केट से लिया, फर्क नहीं पड़ता। अब कंपनी कुछ नहीं करेगी, आप अपने वो जो एक स्टॉक का रजिस्टर्ड होता है, शेयर का रजिस्टर होता है, उसमें मेरा नाम काट के आपका लिख देगी। अरे ओनरशिप अपडेट तो करनी पड़ेगी ना डिविडेंड देने के लिए। जैसे पहले मैंने कंपनी से एक शेयर खरीदा, मैंने सेकंड हैंड मार्केट में जाके बेच दिया, लेकिन कंपनी को भी तो इन्फॉर्म करो कि भैया अब मैं वो ओनर नहीं हूं, अब ये ओनर ये है बंदा, ये वाला। क्योंकि क्या होगा अगर मैंने आपको शेयर बेच दिया, कंपनी के पास इंफॉर्मेशन नहीं गई, तो कंपनी के रजिस्टर में तो अभी भी मैं ही हूं ना एज अ ओनर ऑफ द शेयर। तो अगर कंपनी जब उस शेयर पे डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, वो तो मुझे मिल जाएगा, लेकिन टेक्निकली अब वो ओनर कौन है शेयर का? आप हो, तो उस पर डिविडेंड किसको मिलना चाहिए? आपको। तो आपको इसके ऐसा नहीं है कि आपको मेल, तो बेटा ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता कि आपको कंपनी को मेल करके बोलना पड़ेगा देखिए मैंने ये शेयर बेच दिया इस बंदे को, अब आप इसको डिविडेंड दें। ऐसा नहीं है, ऑटोमेटिकली हो जाता है ये काम, ये सिक्योरिटी एक्सचेंज कर देता है ऑटोमेटिकली, एसईसी इसको पहुंचा देता है। मतलब ये जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, कंपनी को ऑलरेडी इंटीमेट कर देते हैं बेटा। देखिए इसका क्या है, कस्टोडियन का एक सिस्टम होता है, अभी आप ज्यादा इस पे जाओ मत, डिपॉजिटरी कस्टोडियन का सिस्टम है, वहां से सारी चीजें चलती हैं, ठीक है। चलो, तो मैं यहां पे आपको क्या बताना चाहता हूं, आपने वो शेयर कहां से खरीदा, प्राइमरी से खरीदा, सेकेंडरी से खरीदा, फर्क नहीं पड़ता। अब मेरी बात सुनो, आप कंपनी को पता चल जाएगा कभी कौन मालिक है, कंपनी के रजिस्टर में भी वो चेंज ऑटोमेटिकली हो जाएगा, सब डिजिटल हो गया, ठीक है। तो जैसे ही कंपनी के पास वो इन्फॉर्मेशन जाएगी, कंपनी आप उस नए बंदे का नाम लिख देगी। अब आप सोचो फॉर एग्जाम्पल उस शेयर के मालिक बन गए, अब आप सोचो शेयर के मालिक बन गए, अब आपको जान के हैरानी होगी जब आप उस शेयर के मालिक बन गए, तो कंपनी आपको, क्योंकि अब आप मालिक बन गए, आपने एक शेयर खरीद लिया ना, तो आप उस कंपनी के मालिक बन गए। शेयर मतलब क्या, ओनरशिप ले ली ना। एक शेयर क्या होती है, ओनरशिप के टुकड़े ही तो है। तो अगर आपने कंपनी के किसी के शेयर खरीदे, तो ओनरशिप ही तो खरीदी है। तो ओनरशिप मतलब आप उसके कंपनी के मालिक बन गए, वन ऑफ द मालिक हो। अब मालिक हो तो मतलब आपको भी अर्निंग्स का, किसका अर्निंग, कंपनी के अर्निंग का हिस्सा मिलेगा नहीं मिलेगा? अगर आप उसके मालिक बन गए, तो क्या आपको कंपनी के अर्निंग का हिस्सा मिलेगा नहीं मिलेगा? बोलो ना, मिलेगा। ये अर्निंग्स क्या होती हैं? सर ये समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये अर्निंग्स क्या होती हैं? अरे अर्निंग्स मतलब नेट प्रॉफिट। ये देखो नेट प्रॉफिट, ये जो आपका नेट प्रॉफिट आपने इस साल कमा लिया, ये नेट प्रॉफिट शब्द यूज करा है, मतलब आफ्टर पेइंग ऑल इंटरेस्ट, टैक्सेस एंड प्रेफरेंस डिविडेंड एज वेल। प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस करके भी जो जो प्रॉफिट बचता है आपका, वो ही तो असली मालिकों का प्रॉफिट है। इक्विटी या जिसको हम कॉमन स्टॉक बोलते हैं, वो कौन से प्रॉफिट पे अपना डिविडेंड लेते हैं, हिस्सा लेते हैं? नेट प्रॉफिट पे। जो नेट प्रॉफिट तो कह रहा हूं मैं, अपना नेट इनकम पे। देखिए क्योंकि आप इसको आईएसी भी बोलते हैं। देखिए मैं नेट प्रॉफिट शब्द यूज नहीं करूंगा, वैसे इसमें बड़ी कंफ्यूजन है। एक्चुअली जो इसका वर्ड है वो आईएसी है, इनकम अवेलेबल टू कॉमन स्टॉक होल्डर्स, आईएसी। ये क्योंकि देखिए जो नेट प्रॉफिट होता है ना, इसमें झोल ये है कि इसमें प्रेफरेंस डिविडेंड भी इंक्लूड होता है। तो पहले आप क्या करोगे, प्रेफरेंस डिविडेंड को साइड कर दोगे, लो भाई अपना डिविडेंड लेके निकलो। अब जो आंसर बचेगा आईएसी, ये है कॉमन स्टॉक का। इस यही जो अर्निंग है, इसी का शेयर अब आपको मिलेगा। आपने कंपनी का एक शेयर खरीदा, आप कंपनी के मालिक बन गए, तो आपका इस आईएसी पे हिस्सा है या नहीं? हिस्सा है ना, बस इसी को बोलते हैं अर्निंग पर शेयर। फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं आपने कंपनी का एक शेयर खरीद लिया, और उस एक शेयर पे कंपनी ने आपको कितना कमा के दे दिया, $5। कंपनी ने आपको $5 कमा के दे दिया। देखिए अब फर्क होता है अर्न में और एक्चुअली रिसीव्ड में। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सीएमए यूएसए पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, एग्जाम्स के लिए बता रहा हूं, रियल लाइफ में भी। एक होता है अर्नड, आपने इतना कमा लिया, एक होता है रिसीव्ड, मतलब एक्चुअली में आपको कितना मिल गया। देखिए कंपनी ने आपको इतना कमा के दे दिया, मतलब आपने एक शेयर में $5 कमा लिए। इसका मतलब ये नहीं है जब आप अपना बैंक अकाउंट खोलोगे आपके बैंक अकाउंट में $5 क्रेडिट हो गए होंगे, इसका मतलब ये नहीं है।
आपको एक मेल कंपनी की तरफ से आएगा कि देखिए हमने आपके एक शेयर पे आपको $5 कमा के दे दिए, मतलब आपने एक शेयर पे $5 कमा लिए। कंपनी का नंबर, कंपनी का सोचो प्रॉफिट, अरे क्योंकि कंपनी का सोचो आईएसी आया था कुछ 5 लाख करके आया था, 5 लाख करके आए थे। और नंबर ऑफ द शेयर होल्डर्स कितने हैं? नंबर ऑफ द शेयर होल्डर मेरा मतलब है इक्विटी वाले, कॉमन शेयर होल्डर कितने? 1 लाख। इसका कि बेटा 5 लाख का प्रॉफिट कमा लिया ना, तो ये 5 लाख का प्रॉफिट कौन खाएगा? मालिकों का ही है ना, कौन खाएगा? 1 लाख वाले। ये 1 लाख कंपनी के मालिक हैं, यही तो इस 5 लाख पे इनका हक है ना प्रॉफिट खाना। तो मेरी बात सुनो, यहाँ पे 5 लाख का आपने प्रॉफिट कमा लिया, कौन खाएगा? ये 1 लाख वाले मालिक खाएंगे। तो एक्चुअली एक शेयर पे कितना कमा लिया? तो एक शेयर पे कितना कमा लिया? एक शेयर पे कितना कमा रहे हो आप? $5। यही है आंसर। ये तो मैंने आपको ये बता दिया। आप सोचो ये सर $5 आप कैसे कह सकते हो? लो फिर एक एग्जांपल भी दे दिया कि अगर कंपनी ने $5 लाख का प्रॉफिट कमा लिया, कौन खाएंगे? मालिक लोग ही तो खाएंगे। और मालिक लोग कितने? 1 लाख। तो एक शेयर पे कितना कमा रहे हैं? $5। ठीक है। अब आपने एक शेयर पे $5 कमा लिया, ये आपको मेल आएगा कंपनी की तरफ से। कंपनी को मेल आपको मेल आ जाएगा, लेकिन इसका मतलब तो आपने बड़े खुश होगा, आपने कहा देखो कंपनी का मेल आ गया, मैंने एक शेयर पे $5 कमाए। आपने तुरंत अपना बैंक अकाउंट खोला, आज तो एक शेयर पे $5 कमा लिए। आपने देखा अकाउंट में $0 है, एक पैसा नहीं आया। तो आपने कंपनी को दोबारा मेल करा कि आपने तो हमको ये मेल करा कि एक शेयर पे $5 आना है, कमा लिया मैंने, लेकिन मेरे अकाउंट में तो क्रेडिट ही नहीं हुआ। तो कंपनी का आपको ये मेल आया कि भाई साहब फर्क होता है अर्न्ड और रिसीव्ड में, एक्चुअल अकाउंटिंग नहीं पड़ी क्या? दुनिया इस आपकी दुनिया अकाउंटिंग, पूरी दुनिया में फाइनेंस किस बेसिस पे टिका है? एक्चुअल बेसिस पे टिका है भैया। कैश बेसिस चला है क्या? अर्न्ड का मतलब ये होता है फाइनेंस की दुनिया में कि आपने इतना कमा लिया, मतलब हम आपको जब भी बांटेंगे, एक शेयर पे $5 बांटेंगे, आपका खड़ा है, आपका पूरा हक है लेने का। लेकिन आप भूल गए कि आप मालिक हो। मैंने कहा नहीं भूला, मैं कैसे भूल गया? तभी तो तुमसे मांग रहा हूं अपने एक शेयर पे $5। कैसे भूल गया मैं? तुम कैसे बोल सकते हो मैं मालिक नहीं हूं? मालिक का काम क्या सिर्फ प्रॉफिट जैसी आ गया आना है क्या कि हमको प्रॉफिट दे दो? ये तो प्रेफरेंस डिविडेंड वालों का गेम है। मालिकों का काम होता है धंधे पे ध्यान देना, प्रॉफिट खाने पे ध्यान नहीं देना। अबे तुम कैसे मालिक हो? प्रॉफिट कमा लिया, इसका मतलब ये नहीं हम बांट देंगे, हो सकता है वो प्रॉफिट धंधे में दोबारा री इन्वेस्ट कर दियो। अब आप बोलोगे नहीं ये तो गलत बात है। गलत बात क्यों है? हम धंधे में प्रॉफिट क्यों री इन्वेस्ट कर रहे हैं? ताकि हम उसको जोड़ के रखें। इसको कुछ ऐसा समझो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास जैसे जैसे घर में कोई सैलरी आई है, घर में सैलरी आई है, तो घर में सैलरी आई है तो उसको क्या आप खर्च कर दोगे, उड़ा दोगे? तो हो सकता है थोड़ा सेव करो। जैसे 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 नई नई सैलरी आएगी उसमें से थोड़ा 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 सेव करोगे। क्यों? क्योंकि आगे अगर हो सकता है कुछ लोन की जरूरत पड़ गया है ना, आगे कोई एजुकेशन लोन की जरूरत पड़ गया, तो कहीं कहीं मांगना नहीं पड़ेगा, बैंक के पास जाना नहीं पड़ेगा, कौन ब्याज पे पैसा लेगा? तो जो घर में पैसा जोड़ के रखा है वो यूज कर लो। ऐसे ही प्रॉफिट के साथ है। अगर आप प्रॉफिट को बांट दोगे तो कंपनी को अगर आगे पैसे फ्यूचर जरूरत पड़ी तो उसको बैंक के पास, इक्विटी वालों के पास जाना पड़ेगा, हाथ मांग फैलाना। लेकिन अगर वो अपना प्रॉफिट जोड़ के रखेगा, प्रॉफिट अगर वो जोड़ के रखेगा तो बाहर से किसी से मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी। तो उस प्रॉफिट को वो यूज कर सकता है फ्यूचर ग्रोथ के लिए। तो ये मालिकों का कैरेक्टरिस्टिक ही तो है, इसमें आपको खुश होना चाहिए, बल्कि आगे हमारे प्रॉफिट्स इंक्रीज ही होंगे। तो सीधी बात है। तो ये मालिकों का कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो कंपनी ऐसा करती है। तो मैं, और दूसरा डिविडेंड बांटना जरूरी भी तो नहीं होता, क्योंकि देखो बेटा प्रॉफिट मालिक है ना, मालिकों को जरूरी थोड़ी ना डिविडेंड मिलेगा ही, क्योंकि उन मालिकों का एक्चुअली काम क्या है? धंधा चलाना। और धंधे के लिए जो बेस्ट है वो करेंगे, चाहे उनको शेयर ना मिले, लेकिन वो क्या कहते हैं, भाई हमको शेयर ना मिले लेकिन हमारा धंधा बढ़ जाए। यही तो असली मालिकों को कैरेक्टरिस्टिक है। इसलिए ठीक है, तो आपने एक शेयर पे $5 कमा लिया। ये सिर्फ किताबों किताबों में, जरूरी नहीं आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा, आपके हो सकता है अकाउंट में $1 ही हो। आप बोलोगे नहीं हमको तो ये बोला था $5 मिलेगा, लेकिन हमारे तो एक आया। हाँ, तो कंपनी की डिस्क्रिप्शन है, कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो आपको कितना दे। हो सकता है कंपनी $0 दे, आप कुछ बोल नहीं सकते उसमें। हाँ, अगर कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया कि नहीं $5 देंगे, डिविडेंड कहते हैं बेटा इसको, डिविडेंड। जो भी शेयर होल्डर, एक शेयर पे आपको $5 अगर मिल रहा है तो इसको डिविडेंड बोलते हैं। अगर डिक्लेयर कर दिया तो फिर कंपनी को देना ही पड़ेगा, फिर वो आपको पूरा हक है, क्योंकि कंपनी ने अपने मुंह से बोल दिया ना, डिक्लेयर कर दिया तो मुकर थोड़ी ना सकती है। तूने जब डिक्लेयर ही कर दिया मैं $5 एज अ डिविडेंड बांटूंगी, मतलब बांट दूंगी, तो बांट भाई, फिर बांटना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बेटा कॉन्ट्रैक्ट आ गया, वर्बल है। यूएस के अंदर इसको सीरियस कॉन्ट्रैक्ट मान लेते हैं वर्बल को। अरे ये केस ऐसे इंडिया में भी है, लेकिन यूएस में क्या, जब आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ोगे लॉ के अंदर, तो उसके अंदर उन्होंने साफ साफ लिखा है कि वर्बल भी अकाउंट्स टू कॉन्ट्रैक्ट। अगर कंपनी ने मुंह से ही बोल दिया सिर्फ कि हम बांट देंगे, वैसे तो इसका पूरा रिकॉर्ड होता है, डिविडेंड डिक्लेयर वगैरह सब मेल आता है, मुंह से भी बोल दिया तो हम इसको मान लेंगे और आपको देना पड़ेगा, फिर पूरा हक है कॉमन स्टॉक वालों को लेने।
ठीक है। तो मैं आपको अभी यहाँ पे क्या बात समझा रहा हूँ, ये अर्निंग की बात हो रही है, ये रेशियो है ईपीएस। ये देखो डिनोमिनेटर में ईपीएस मतलब अर्निंग, मतलब आपने अभी अर्न कर लिया, जरूरी नहीं है आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया है, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा इसका लॉजिक बता दिया, इतना लॉजिक इसकी देने की जरूरत नहीं थी वैसे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में डाउट आता है क्योंकि उन्होंने मेरे से पास्ट में क्वेश्चंस पूछे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसी लेक्चर में उसको कंपनी कर दिया ताकि अब आप मेरे से बार बार ना पूछो, ठीक है। तो आपने एक शेयर पे बेटा फॉर एग्जांपल $5 कमा लिए। अब ये कमाया कमाया है, सिर्फ किताबों किताबों में दिख रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है आपको मिल गया। ये कुछ ऐसा भी समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपने पूरे महीने किसी कंपनी के लिए काम करा, अब आपको आपके एक जो सैलरी का जो भी आपका डैशबोर्ड है, एम्प्लॉय डैशबोर्ड एक मिलता है ना आपको, जहां पे आप अपनी सारे पास्ट सैलरीज वगैरह चीजें देख सकते हो। आपको फोरकास्ट हो जाता है कि भाई साहब देखो मैंने पूरे इतने महीने काम कर लिए, इतनी सैलरी मुझे मिल जाएगी, वो दिखाता है वहां पे, लेकिन एक्चुअली में आपको इतनी मिलती नहीं है। वो बस ये दिखाता कि आपको इतनी मिल जाएगी, आपने इतना अर्न कर लिया, जैसे जैसे आपने काम किया वैसे वैसे आपने अर्न कर लिया है, आपको पूरा हक है। लेकिन लेकिन अभी मिली तो नहीं ना, ऐसी ये भी है। आपने पूरा एक शेयर पे $5 कमा लिया, लेकिन जरूरी नहीं है वो हम आपको दे देंगे। अच्छा, तो आपने कंपनी का शेयर खरीदा, फर्क नहीं पड़ता आपने इस कंपनी से डायरेक्ट खरीदा या सेकेंडरी मार्केट से खरीदा, आप उस कंपनी के मालिक बन जाओगे। अब जैसे ही मालिक बन जाओगे तो आपने उस एक शेयर पे कितना कमा लिया, $5। ये तो ये है कि कंपनी आपको, मैं शब्द यहां पे यूज कर रहा हूं कंपनी, वो कंपनी आपको उस एक शेयर पे कितना कमा के दे रही है, $5 कमा के दे रही है वो कंपनी। शब्द यहां पे यूज करा है, कंपनी आपको कितना कमा के दे रही है, $5। लेकिन इन कॉन्ट्रास्ट टू कंपनी कोई और भी होगा जो आपको एक शेयर पे कुछ कमा के दे रहा होगा। यहां पे तो कंपनी आपको एक शेयर पे $5 कमा के दे रही है, लेकिन कोई और है क्या? आपने कंपनी का एक शेयर होल्ड करके रखा है, तो बट ऑब्वियस उस कंपनी का होल्ड कर रखा है तो कंपनी ही तो कुछ कमा के देगी। लेकिन कोई और भी है क्या जो शेयर के बदले आपको कमा के देगा? हाँ, कौन? सेकेंडरी मार्केट। बेटा ये मार्केट आपको कुछ ना कुछ कमा के दे देगी। कैसे? आपने फॉर एग्जाम्पल एक गाड़ी खरीदी, चलो गाड़ी छोड़ो, आपने बताऊं क्या, एक प्रॉपर्टी खरीद ली। अब बेटा आपने प्रॉपर्टी खरीद ली, आपने उसको बेचा नहीं, आपने उसको रेंट पे चढ़ा दिया, तो आपको रेंट मिले जा रहा है। लेकिन एक और तरीका है अर्निंग का। ये तो एक तो हो गया कि आप उस पर रेंट कमाए जा रहे हो, एक और है कि आपने उस प्रॉपर्टी को ही बेच दिया। कहां पे? रियल एस्टेट मार्केट के अंदर प्रॉपर्टी को बेच दिया। ऐसी ही सेकेंडरी मार्केट के अंदर आप क्या देखोगे, आप ये बेचोगे नहीं, आप ये देखोगे अगर मैं अपनी ये होल्डिंग अभी सेकेंडरी मार्केट के अंदर बेच दूं, मतलब इस शेयर को लिक्विड कर दूं, मतलब बेच दूं, सीधी सीधी बात, तो मुझे कितना पैसा मिल जाएगा? तो वो उससे बोलते हैं मार्केट वैल्यू, मार्केट प्राइस पर, इसको सीधा सीधा बोलूंगा मार्केट प्राइस पर शेयर। अरे आज आपके कितनी अर्निंग हो गई शेयर को होल्ड करने पे? फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको ये बात बोलूं, आपने ये शेयर $50 में खरीदा, आपने ये शेयर $50 में खरीदा, इसका मतलब मार्केट में कितनी प्राइस चल रही है? $50। इसका मतलब अगर आप ये शेयर अभी के अभी मार्केट में बेच दो तो वो कितने डॉलर में बिकेगा? $50। इसका मतलब मार्केट आपको उस एक शेयर पे कितना कमा के दे रही है? अभी आपने बेचा नहीं है, दिस आर ऑल अनरियलाइज्ड गेन, आप बेचोगे नहीं इनको। बस आप ये हाइपोथेटिकली अज्यूम करके चलोगे कि अभी के अभी अगर मैं अपनी इस होल्डिंग को स्क्वायर ऑफ कर दूं, बेच दूं, तो मुझे कितना मार्केट कमा के दे देगी? अभी के अभी $50 कमा के दे देगी। अच्छा, ये तो दिया बेटा मार्केट ने, लेकिन कंपनी मुझे कितना कमा के दे रही है? कंपनी तो बेटा आपको $5 कमा के दे रही है ना। अरे अगर आप ये शेयर होल्ड करके रखोगे तो कंपनी आपको उस एक शेयर पे कितना कमा के दे रही है? $5। और वही एक शेयर पे मार्केट आपको कितना कमा के दे रही है? $50। यहां पे बस यहां पे एक डिफरेंट आ गया। ये कोई रेशियो वेशियो नहीं है, ये तो एक बच्चा भी सोच लेगा, वो यही तो देखेगा, यार मैंने एक शेयर एक होल्ड करके रखा, कंपनी मुझे $5 कमा के दे रही है, लेकिन यही अगर एक शेयर में अगर मार्केट में बेच देता हूं तो $50 कमा सकता हूं। तो मार्केट मुझे कंपनी की अर्निंग से, मेरी बात बात ध्यान से सुनो इस लाइन को, मार्केट मुझे कंपनी के अर्निंग से कितने टाइम ज्यादा कमा के दे रही है? 10 टाइम ज्यादा कमा के दे रही है। यही है पीई रेशियो, यही है पीई रेशियो, ये और कुछ भी नहीं है। क्या कुछ था इसके अंदर? बेटा बहुत ज्यादा लॉजिक से चला हूं मैं इसको, बहुत ही ग्रास रूट ग्राउंड लेवल से मैंने आपको इस रेशियो को समझा दिया इतना डिटेल में, ठीक है। दिस रेशियो कंपेयर्स अ कंपनीज करंट मार्केट प्राइस पर शेयर टू इट्स अर्निंग पर शेयर, ठीक है। बस ये देखते हैं कि भाई साहब अगर एक शेयर मैंने कंपनी में होल्ड करके चला है तो उस शेयर पे मुझे मार्केट कितना कमा के दे रही है और कंपनी कितना कमा के दे रही है, तो बस कितना टाइम फिर मार्केट मुझे कमा के दे देगी कंपनी के अर्निंग से, बस। इट्स अ की इंडिकेटर ऑफ द इन्वेस्टर सेंटिमेंट एंड वेदर स्टॉक इज ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड और फेयरली वैल्यूड। अब ये फेयरली वैल्यूड कैसे होता है ये भी हम देख लेंगे।
इसका क्या कोई इंडिकेटर है जैसे हम पता करें, अगर इससे ऊपर गया तो अंडर है, इससे ऊपर है तो नेगेटिव है, कुछ है इंडिकेटर? हाँ बेटा इंडिकेटर है, वो मैं आपको बताऊंगा। अ हाई पीई रेशियो में सजेस्ट दैट द इन्वेस्टर एक्सपेक्ट हायर अर्निंग ग्रोथ इन फ्यूचर। देखिए आपकी जितनी ज्यादा पीई रेशियो ज्यादा है, देखिए उसके कुछ मेरिट्स भी हैं, डिमेरिट्स भी हैं। हाई ई पी हायर पीई रेशियो ज्यादा होना जरूरी नहीं है, आपको बहुत खुशी का विषय है ये। मतलब आपको बहुत ज्यादा खुश हो जाना है कि देखो हम तो देखो कंपनी में से, जैसे इसके केस में देखो 10 है, और अगर ये सोचो कंपनी ए का केस है और एक कंपनी बी का केस है, उसका 10x है, मतलब 20 टाइम्स। मतलब कंपनी बी का शेयर अगर आप होल्ड करके चलेंगे तो उसका अगर आप शेयर होल्ड करके चलेंगे तो उसका 20 टाइम ज्यादा मार्केट में आपको रिटर्न मिल रहा है। तो भाई साहब यहां पे आपको ऐसा लगेगा कंपनी भी बहुत ज्यादा है, लेकिन ये सिर्फ किताबी बात है बेटा। मेरा मतलब है ये सिर्फ एक्सपेक्टेशन आपके बढ़ाने वाली बातें हैं। आपका ये आपको अर्निंग नो डाउट कमा के दे रही है, ये एक अच्छी बात है, लेकिन इसके अंदर एक लिमिटेशन भी है। ये एक आपको बहुत अच्छा मेरिट कमा के दे रही है कि आप यही बोलोगे ना, देखो देखो कंपनी ए का ले रहा है, कंपनी ए का तो सिर्फ 10 गुना ही है अपनी अर्निंग से, लेकिन कंपनी बी का शेयर खरीदेंगे ना 20 टाइम्स ज्यादा हम कमा सकते हैं मार्केट में। तो भाई साहब ये लो, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम्स आप अर्निंग कमा सकते हो, लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन में आपको जब लिमिटेशन पढ़ाऊंगा वहीं देख लेंगे, ठीक है। चलिए, तो हायर, लेकिन वो एक एक्सपेक्टेशन तो बढ़ा ही देता ना। देखो जिसकी कंपनी बी की अब 20 टाइम्स आ गई, तो इसका मतलब आप क्या सोचोगे भाई, अगर कंपनी बी की अर्निंग्स $1 कमा के दे रही है अगर हमको एक शेयर पे, तो मार्केट हमको उसको $20 कमा के दे रही है, तो आपको ऐसा क्या लगेगा, उसकी मार्केट प्राइस ज्यादा बढ़ रही है ना। बेटा मार्केट प्राइस इसका मतलब उसको बढ़ रहा है ना। अरे इसका मतलब उसकी मार्केट प्राइस ज्यादा है ना, और मार्केट प्राइस मतलब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का कंसेप्ट है। इसका मतलब ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसमें पोटेंशियल है। अगर वो ही दोनों सेम इंडस्ट्री है, कंपनी ए और कंपनी बी दोनों सेम इंडस्ट्री है, और कंपनी ए की पीई 10 है और उस दूसरी वाले की, उसके पड़ोसी की 20 है, तो आप यही तो बोलोगे यार कंपनी बी ज्यादा बेटर है। दोनों सेम इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन कंपनी बी की पीई रेशियो ज्यादा है। वो उस उसकी मार्केट वैल्यू जो है शेयर की, वो बहुत ज्यादा है उसके अर्निंग्स के मुकाबले। इसका मतलब वो उसका मैनेजमेंट अच्छा होगा, वो प्रॉफिट अच्छा कर रही होगी, है ना, जिसकी वजह से उसकी मार्केट वैल्यू, वेल्थ मैक्सिमाइज ज्यादा अच्छी हो रही है। मतलब ये कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल है, कंपनी बी में, तो इसमें पैसा लगाया जा सकता है, लेकिन इसके अपने कुछ लिमिटेशंस भी है, वो हम देख लेंगे। ठीक है, अब इसके कुछ की कंपोनेंट्स पढ़ लेते हैं। कंपोनेंट्स बेटा मुझे आपको बताने की वैसे जरूरत नहीं है। एक तो ऊपर मार्केट प्राइस है, नीचे क्या है, अपना ईपीएस है। ठीक है, मार्केट प्राइस में आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। प्राइस मैंने आपको बोला था, प्राइस से मेरा लेना देना है यहाँ पे मार्केट प्राइस है। ठीक है, देखिए करंट मार्केट प्राइस की बात है यहाँ पे। अर्निंग पर शेयर वैसे आप इस रेशियो की मैं बात कर रहा हूं। देखिए अर्निंग पर शेयर की मैं भी अगर आपको बात बताऊं, इसके दो टाइप ऑफ ईपीएस होती है। एक तो बेसिक ईपीएस होती है और एक डायलूटेड ईपीएस होती है। ठीक है, जिसको हम बेप्स और डेप्स के नाम से जानते हैं। आपके सिलेबस में अब ये पूछा नहीं जाता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हट गया, मैं तो अपनी तरफ से पढ़ा दूंगा। अब आपके सिलेबस में लेकिन इतने टाइम से नहीं पूछा जा रहा। अगर आप पास लास्ट 2 साल के अटेम्प्ट देखेंगे तो, या 3 साल के भी देख लेंगे तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन रियल लाइफ में तो है ना। रियल लाइफ में तो बेटा जम जम के इसको यूज कर रहे हैं, तो आपको तो पढ़ना है। ठीक है, और कुछ नहीं कह सकते, इस साल के अटेम्प्ट में पूछ ही रही है। ठीक है, दूसरा होता है बेप्स। अच्छा, इन दोनों को निकालने के बताओ तरीके अलग अलग हैं। ठीक है, इसका मतलब जो फॉर्मूला ईपीएस का जो है ना, वो अलग है, जब मैं आपको ईपीएस वाली रेशियो पढ़ाऊंगा। लेकिन जब भी मैं आपको बोल रहा हूं, जब भी आप प्राइस अर्निंग रेशियो निकाल रहे हैं, आपको ईपीएस को जो मैं फॉर्मूला दे रहा हूं, वो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला दे रहा हूं, और आपको सिर्फ वो ही फॉर्मूला यूज करना है। मैं आपको एक नोट बता देता हूं, इसको लिख भी लेना, कि बहुत क्या कह सकते हैं, कंफ्यूजिंग हो सकता है अगर आप इसको लिखेंगे नहीं तो। देखिए, आप ईपीएस का मैंने आपको बोला, जो प्राइस अर्निंग रेशियो निकालते हुए जो आप ईपीएस का फॉर्मूला यूज करोगे, वो बहुत ज्यादा सिंपल है, और जो मैं आपको दे रहा हूं आप सिर्फ वो ही यूज करेंगे। अगर आपने ईपीएस का फॉर्मूला वो वाला यूज कर लिया, जो कि जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको ईपीएस टॉपिक पढ़ाऊंगा, तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। सीए में एग्जाम में कभी भी आपको जैसे ईपीएस निकालते हैं, वो फॉर्मूला जैसे ईपीएस का बताओ कौन सा है, वो जो मैं आपको बताऊंगा, वो टेक्निकल फॉर्मूला, वो ये आईएसी अपॉन ये वाला, ये वाला फॉर्मूला आपको ईपीएस सॉरी पीई रेशियो निकालते हुए यूज नहीं करना है। इसके लिए हम बहुत ही सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे, पीई रेशियो, क्योंकि रीजन भी है। देखिए रियल लाइफ में भी यूज कर सकते हो, इसका कोई हेडेक नहीं है, रियल लाइफ में भी यूज करो, कोई रोक नहीं रहा, लेकिन पेपर में हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम ये फॉर्मूला यूज करें, सीधी सीधी बात है। तो रियल लाइफ में इसका सीधा सीधा फॉर्मूला ईपीएस का कुछ नहीं है, जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था। जो भी आईएससी होगा, मतलब जो भी इनकम अवेलेबल टू कॉमन स्टॉक होल्डर होगी, वो ले लेना,
अपॉन नंबर ऑफ द शेयर होल्डर, जितने भी शेयर होल्डर आपको पेपर में दिए गए उसे डिवाइड कर देना। अरे ये टोटल प्रॉफिट आ गया, नंबर ऑफ द मालिक कितने हैं, डिवाइड कर देना, एक शेयर का आ गया ईपीएस। अर्निंग पर शेयर आ गया ना, मतलब एक शेयर पे कितना अर्न कर दिया, इतना ही दिमाग लगाना, इससे ज्यादा नहीं लगाना। लेकिन एक्चुअली में इसका जो टेक्निकल फॉर्मूला, वो रियल फॉर्मूला वो ये, लेकिन पीई रेशियो निकालते हो ये वाला यूज नहीं करना, लिख देना इसको कि whenever we have to calculate PE ratio, never ever use the formula of EPS, मेन ईपीएस फॉर्मूला यूज नहीं करना, या सीधा सीधा लिख दो बेसिक ईपीएस वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना, ना ही डाइल्यूटेड ईपीएस वाला, सिंपल ये वाला फॉर्मूला यूज करना, ये वाला, क्योंकि हमारे पास पेपर में इतना टाइम नहीं है इसको अगर हम यूज करें तो, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आपने उसने आपको अगर निकाल के ही दे दिया तो बेटा हम कुछ कर ही नहीं सकते। अगर उसने आपको कुछ डिटेल्स ही नहीं दी, ना ही ये दिया ना ही ये दिया, सिर्फ ऑलरेडी उसने आपको ईपीएस निकाल के दे दिया, फिर तो एग्जामिनर को थैंक यू बोल दो, उसने आपको काम बहुत ईजी कर दिया। लेकिन इतना मेहरबान वो एग्जामिनर में होगा नहीं आपसे, ठीक है। चलिए, क्या है एक और कंपोनेंट, ट्रेलिंग पीए, फॉरवर्ड पीए। ये वैसे आपके सिलेबस के लिए है नहीं, लेकिन ये मैंने बस ऐसे लिख दिया नॉलेज पर्पस के लिए। ट्रेलिंग पीए मतलब आप ट्रेल करोगे, मतलब ट्रेस करोगे पास्ट के पीई को, पीईस को, मतलब आपने पास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए होंगे, तो पास्ट में भी तो पीई रेशियो निकाली होगी, तो पास्ट की पीई देखोगे, भाई साहब हमारे पास्ट में कितनी 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 पी होगी, पीई थी, उसका एक एवरेज निकाल लोगे। फिर करंट में जो करंट में आपकी पीई रेशियो, उससे उसको कंपेयर करोगे। एक होती है फॉरवर्ड, फॉरवर्ड वाला, फॉरवर्ड पीई कैसे, मतलब आज के बेसिस पे फ्यूचर फोरकास्ट करोगे कि भाई साहब हमारी, इसे कहते हैं ग्रोथ रेट। बेटा ये ग्रोथ रेट का कंसेप्ट होता है, ग्रोथ रेट। देखिए ये कंसेप्ट हमारा वैसे तो पार्ट सेक्शन बी और सेक्शन ई का कंसेप्ट है। ग्रोथ रेट मतलब कंपनी अपना पता है ग्रोथ रेट निकालती है। ये मल्टी वेरिंग ग्रोथ रेट भी हो सकता है, स्टैटिक ग्रोथ रेट भी हो सकता है ना, 5 ईयर ग्रोथ रेट, 3 ईयर ग्रोथ रेट, कंपनी पे डिपेंड करता है, कैसे भी कंपनी करे, कंपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से ग्रोथ रेट निकालती है, ठीक है। तो ग्रोथ रेट का मतलब ये होता है कि कंपनी को ऐसा लगता है कि हर साल हमारी इनकम इतने 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 परसेंट से बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी, कोई अगर कंपनी आपको बोलती है कि मेरा ग्रोथ रेट 2% का है, तो उससे आपको यह समझना है कि कंपनी ये कहना चाहती है कि हर साल जो मेरी इनकम है वो 2% से बढ़ेगी, बढ़ेगी। लेकिन ये जस्ट अ फोरकास्ट है, ये कोई पक्की बात नहीं है, जस्ट अ फोरकास्ट है, ठीक है। तो ग्रोथ रेट आपका 2% का है, तो आप उसके बेसिस पे क्या करो, फ्यूचर फोरकास्ट करोगे कि अभी मेरी इनकम इतनी है, ग्रोथ रेट मेरा 2% है, तो हर अगले साल की मेरा कितनी होगी, इस साल की जो इनकम प्लस 2%, ये मेरे अगले साल की इनकम आ गई। मार्केट वैल्यू ऑफ फोरकास्ट कर लोगे, वो कैसे निकालोगे बेटा, उसके लिए अलग मेथड्स होते हैं, वो जो मैं आपको इक्विटी वैल्यूएशन के मेथड्स होते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट आप यूज करके एक वो भी वो फोरकास्ट कर सकते हो, मार्केट प्राइस अभी इतना है, अगले साल कितना होगा, ठीक है। ये था बेटा मेरा कंसेप्ट आपको बताने का, ठीक है। तो इससे आप अपना फॉरवर्ड पी ही निकाल लोगे, ठीक है। अब कुछ आ जाते हैं एडजस्टमेंट्स पे। एडजस्टमेंट्स का मेरा यहाँ पे मतलब है कि जैसे इस मतलब ये जरूर मतलब ये यहाँ पे जो मैं एडजस्टमेंट्स आपको शब्द बोल रहा हूं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको कोई पेपर में एडजस्टमेंट करने, नहीं नहीं। एडजस्टमेंट मतलब रियल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ में कैसा चल रहा है। एडजस्टमेंट्स का मेरा मतलब है यहाँ पे रियल लाइफ में एक्चुअली कैसे चलता है। ये रियल लाइफ में कुछ आपको ये वाली पीई रेशियोज मिल जाएंगी बेटा। अभी जो मैं आपको रेशियो पढ़ा रहा हूं वो पीई रेशियो पढ़ा रहा हूं, ये वाली रेशियो, लेकिन आपको बताऊं ये वाली रेशियो, लेकिन रियल लाइफ में कुछ और भी पीई रेशियोज हैं जो चलते हैं, जैसे कि ये साइक्लिक एडजस्टेड पीई रेशियो, एक्सक्लूडिंग नॉन रिकरिंग आइटम। ये आपको पेपर में नहीं करना है, आपसे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, ना ही आपसे एग्जामिनर पूछेगा, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक है जो मैं आपको बता रहा हूं कि रियल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसी पीई रेशियोज चलती हैं और इसका ज्ञान आपको होना चाहिए, ठीक है। यूजिंग डाइल्यूटेड ईपीएस, मैंने आपको बोला था रियल लाइफ में ये चलती है और आपके वैसे सिलेबस में भी है, लेकिन पूछा नहीं जा रहा है आजकल, ठीक है, लेकिन पढ़ना है आपको। पैग रेशियो, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल भी है, इस पे बहुत कॉन्ट्रोवर्सी भी है, कुछ कहते हैं एनालिसिस कहते हैं बहुत ही ओवर सिंप्लीफाइड है, आप इसको ऐसा मेट्रिक यूज नहीं कर सकते, कुछ कहते हैं नहीं नहीं इट्स अ ग्रेट थिंग, मैं बताऊंगा इसका क्या है, ठीक है। साइक्लिक एडजस्टेड पीई रेशियो, जिसको सीएपीई रेशियो भी कहते हैं, साइक्लिक एडजस्टेड मतलब आल्सो नोन एज द शिलर पीई, शिलर एक एनालिसिस। दिस रेशियो एडजस्ट द पीई रेशियो फॉर द बिजनेस साइकिल, देखेंगे। इट यूजेस द एवरेज फॉर द लास्ट 10 years ऑफ अर्निंग एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। दिस हेल्प्स स्मूथ आउट द इफेक्ट ऑफ साइक्लिक बूम्स एंड बर्स्ट ऑन द अर्निंग्स, मेकिंग इट इज अ बेटर टूल फॉर लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन एनालिसिस। अब मेरी बात सुनिए, देखिए रेशियो है क्या है, पीएनएल की आइटम्स है सारी की सारी, ऊपर वाली मार्केट प्राइस, चलो मार्केट प्राइस को तो मार्केट से निकालो, दिक्कत क्या है ईपीएस में। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो, फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा पी रेशियो का, एमपीएस अपॉन ईपीएस। अब देखो बेटा ये वाली आइटम्स क्या है, ये इकोनॉमिक आइटम है, बात बड़े ध्यान से सुनो जो मैं आपको बता रहा हूं, आपके सिलेबस के लिए नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा रियल लाइफ से टच करके बताऊंगा, ज्यादा डिटेल नहीं जा रहा है इन चीजों में, बस ऊपर ऊपर से। ऊपर अगर आप ऊपर का मामला देखोगे, मतलब ये जो न्यूमरेटर वाला अमाउंट देखोगे, ये इकोनॉमिक आइटम है।
अरे मार्केट प्राइस पर जो आपका जो मार्केट प्राइस पर शेयर चल रहा है, मैंने आपको बताया, और जो आपको बुक वैल्यू पर शेयर है, अरे अकाउंटिंग बुक्स में जो आपकी शेयर की वैल्यू है और मार्केट में जो आपके शेयर की वैल्यू, वो दोनों फर्क है ना। क्यों? क्योंकि बुक्स में सिर्फ आपको अकाउंटिंग फैक्टर, मॉनिटरी फैक्टर कंसिडर करे जाते हैं, इसकी वजह से उसके सिर्फ शेयर की वैल्यू उतनी है। लेकिन मार्केट में आपको पता है इमोशंस, इमोशनल ट्रेडिंग, स्पेकुलेशंस, ये सब चीजें भी चलती हैं, तो नॉन मॉनिटरी फैक्टर्स भी तो चलती हैं। तो उनकी वजह से क्या कंपनी का शेयर इफेक्ट हो सकता है? नहीं हो सकता? हो सकता है। तो इट्स अ इकोनॉमिक आइटम। लेकिन ये जो नीचे आइटम है ना, ये वाली, इट्स नॉट, इट्स एन अकाउंटिंग आइटम। ये जो ईपीएस है, इट्स जस्ट एन अकाउंटिंग आइटम। ईपीएस निकालते हुए आप बेटा कोई भी नॉन मॉनिटरी फैक्टर को कंसिडर नहीं कर सकते, नहीं करते, क्योंकि ईपीएस आप कैसे निकालोगे? नेट प्रॉफिट अपॉन, अरे आईएसी बोलते हो, आईएसी अपॉन नंबर ऑफ द शेयर होल्डर। ये दोनों के दोनों जो है अकाउंटिंग मैटर है, मॉनिटरी मैटर है। कोई भी नॉन फाइनेंशियल फैक्टर है, ईपीएस निकालते हो आप, कोई भी नॉन फाइनेंशियल फैक्टर यूज करते हो? नहीं करते ना। लेकिन ये ऊपर वाली आइटम क्या है? इकोनॉमिक। नीचे वाली आइटम क्या है? नॉन इकोनॉमिक। यार ये रेशियो तो कुछ उल्टी हो गई। मैंने आपको बोला था मैनेजमेंट की दुनिया में क्या होता है? स्टैंडर्डाइजेशन मस्ट है। यही सिद्धांत आप कहीं, बेटा उन्होंने किताबों, उन्होंने दीवारों में लिख दिया है कि भैया स्टैंडर्डाइजेशन इज मस्ट। इसलिए रियल लाइफ में मैंने आपको यही बोला, रियल लाइफ में स्टैंडर्डाइजेशन क्योंकि उनका धर्म है, इसलिए वो हर जगह स्टैंडर्डाइजेशन लगाते हैं। अब ऊपर वाली आइटम इकोनॉमिक है, नीचे वाली आइटम नॉन इकोनॉमिक है। वो क्या करेंगे? इस नीचे वाली आइटम को इकोनॉमिक में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे? इसमें इकोनॉमिक चीजें कंसिडर करेंगे, जैसे इन्फ्लेशन। वो क्या करेंगे? पांच साल की, मतलब 10 साल की इनकम ले लेंगे, उसका एवरेज निकाल लेंगे और उसके अंदर इन्फ्लेशन को कंपनी कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। मतलब आज की इन्फ्लेशन के हिसाब से अगर मैं इतना कमाता तो इतना कमाता, इतनी मेरी अर्निंग होती। तो ये भी इकोनॉमिक के हिसाब से बन गया, वो भी इकोनॉमिक के हिसाब से बन गया। इसे कहते हैं सीईपी, साइक्लिक एडजस्टेड पीए। ठीक है, तो मैंने आपको वैसे बहुत ही ऊपर ऊपर से बताया बेटा, इसमें मैं थोड़ा डिटेल में जा सकता हूं, लेकिन वही बात है, आपके सिलेबस में ज्यादा इसको समझने की जरूरत नहीं है, बस एक नॉलेज पर्पस के लिए पढ़ा है। ठीक है, चलिए। क्योंकि रियल लाइफ में इन्फ्लेशन को आपको बेटा कंसिडर करना पड़ेगा, टाइम वैल्यू को कंसिडर करना पड़ेगा, लेकिन ये रेशियोज तो कंसिडर करते नहीं। तो रियल लाइफ में मैंने आपको बोला, अब देखो जैसे सीएपी है, अगर आप पेपर में निकाल के आओगे तो आपके मार्क्स काट देगा एग्जाम में, लेकिन रियल लाइफ में चलता है क्योंकि वहां तो कोई एग्जामिनर नहीं है ना। अरे आईए में खुद यूज करता होगा ये वाली रेशियोज, लेकिन उसने अपने सिलेबस में ऐसे डाल रखा है। ठीक है, तो रियल लाइफ में बेटा जो चल रहा है वो चल रहा है, एक्सक्लूडिंग नॉन रेकरिंग आइटम्स। नॉन रेकरिंग आइटम्स मतलब रियल लाइफ में क्या होता है, जो एनालिसिस होते हैं वो पीई रेशियो निकालते हुए, है ना, पीई रेशियो जब भी निकालते हैं वो नॉन रेकरिंग आइटम्स को एक्सक्लूड करके निकालते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, एमपीएस में तो कोई टेंशन नहीं। अरे एमपीएस में तो कोई लफड़ा नहीं है। देखो पीई रेशियो का फॉर्मूला क्या है? एमपीएस अपॉन ईपीएस। एमपीएस में तो कोई लफड़ा नहीं है, वो तो कुछ नहीं करना, गूगल खोलना, एमपीएस किसी भी शेयर का पता करना, इसका मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, अभी आपको उसका करंट मार्केट प्राइस पता चल जाएगा। लफड़ा है ईपीएस में, आपको ईपीएस निकालना पड़ेगा। अब ईपीएस कैसे निकालते हैं? ईपीएस का फॉर्मूला लिख लो फिर। ईपीएस का फॉर्मूला होता है अपना आईएसी, मतलब जो इनकम आ गई वो किसके बीच में बांट देंगे? नंबर, जितने भी हमारे नंबर ऑफ द कॉमन स्टॉक होल्डर, बस कॉमन शेयर होल्डर। अब बेटा ये मेरी बात सुनो, नंबर ऑफ द शेयर होल्डर तो कुछ नहीं, आपको गिन लेना, इतने 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 रजिस्टर खोलना, भाई साहब इतने नंबर ऑफ द शेयर होल्डर है, मतलब इतने मालिक है, उससे निकाल लेंगे। आईएसी कैसे निकालोगे? उसके लिए तो आपको पूरी इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। आईएसी कैसे निकालोगे? पूरी इनकम स्टेटमेंट, सेल्स करेंगे, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा, उसमें फिर नॉन ऑपरेटिंग गेन्स और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस माइनस करके क्या आएगा? एबिट आएगा। एबिट में से आप इंटरेस्ट माइनस करोगे, उसमें फिर आपके पास ईबीटी आ जाएगा, ईबीटी में टैक्स माइनस कर दोगे तो पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। उसमें से भी फिर जब आप प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा? आईएसी निकल के आ जाएगा लास्ट में। ये तो उसके लिए पूरी आपको इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। अब जब आप आईएसी बनाते हो, इनकम स्टेटमेंट बना के कंप्यूटेशन करते हो, कंप्यूटेशन ऑफ आईएसी, उसके लिए आप पीएनएल अकाउंट बनाते हो, है ना, इनकम स्टेटमेंट बनाते हो ना, तो यहां पे आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था, पीएनएल अकाउंट इनकम स्टेटमेंट है, नॉमिनल अकाउंट का खर्चा है। तो कभी कभी आप नॉन धंधे के इनकम्स और नॉन धंधे के एक्सपेंसेस भी तो डाल देते हो। बेटा ये सब टेम्परेरी इन नेचर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंपनी का फर्नीचर का बिजनेस है, का फर्नीचर का बिजनेस है, उसके पास एक गाड़ी थी, पुरानी गाड़ी थी, उसने कहा बेच देते हैं, तो उसने प्रॉफिट में जाके बेच दी, तो प्रॉफिट हो गया, तो नॉमिनल अकाउंट का नेचर बन गया, तो उसको इनकम स्टेटमेंट के अंदर क्रेडिट कर देंगे। लेकिन मुझे बात बताओ, क्या ये नकली नहीं है या टेम्परेरी नहीं है, नॉन रेकरिंग है? अरे बार बार हर साल कंपनी की गाड़ी बेचती रहेगी, इस साल बेच दी, अगले साल फिर प्रॉफिट में दे दिया। बिजनेस सरकार भी सोचेगी यार क्या कर रहे, यूजर भी सोचेगा
वह हर साल गाड़ी बेचता है प्रॉफिट के अंदर, इसका धंधा कहीं गाड़ी का तो नहीं है। अगर एक चीज रेकरिंग 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 हो रही है, इसका मतलब उसका धंधा ही ऐसा। लेकिन इस साल बेची, अगले साल नहीं बेची, इसका मतलब ये नॉन रेकरिंग था। तो क्या एक बार गलती ये क्या टेम्परेरी नेचर नहीं है? तो क्या इस साल गाड़ी बेचने की वजह से इस साल का जो नेट प्रॉफिट है या आईएसी, वो टेम्परेली इस साल के लिए इन्फ्लेट नहीं हो जाएगा, आर्टिफिशियली इन्फ्लेट नहीं हो गया? या आपने इस साल कुछ ऐसे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डेबिट कर दिए, जैसे आपने कोई मशीनरी बेच दी, लॉस हो गया उसमें आपको, आपके बेटा कोई मशीन, आपके पास कोई भी एसेट थी, आपने बेच दी, टेम्परेरी इन नेचर है, बार बार थोड़ी ना बेचेंगे। आज कोई पुराना सोफा पड़ा था, सॉरी पुरानी गाड़ी पड़ी थी, आपने बेच दी, उसको घाटा हो गया बेच के क्योंकि पुरानी थी, तो वो लॉस, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का खर्चा तो आपने डेबिट कर दिया। लेकिन क्या हर साल कर रहे हो? इस साल कर दिया, लेकिन क्या इस साल इस टेम्परेरी थिंग की वजह से आपकी नेट प्रॉफिट जबरदस्ती कम नहीं हो गई? लेकिन अगले साल फिर स्टेबल हो जाएगी, क्यों? क्योंकि अगले साल आपका स्टेबल इसलिए हो जाएगी क्योंकि अगले साल आपके पास ऐसी कोई एसेट थी नहीं बेचने को, इस साल थी, घाटे में बेच दी, इसलिए इस साल नेट प्रॉफिट कम हो गया। तो एनालिसिस ये कह रहे हैं, इन नकली नकली नॉन रेकरिंग वन टाइम वालों के चक्कर में हम अपने नेट प्रॉफिट को कम क्यों कर रहे हैं? इनको हटा दो ना, क्योंकि हमारे नेट प्रॉफिट को जबरदस्ती माइनस करके ये कम करके दे रहे हैं, आईएसी को कम करके, या वो ये इनकम वाले जबरदस्ती हमारी आर्टिफिशियल इन्फ्लेट कर रहे हैं। ऐसा हर बार तो है नहीं ना, जैसे इस साल आपकी नेट इनकम बढ़ गई, हो सकता है आपने कोई प्रॉफिट में बेच दिया, नॉन क्या कहते हैं, कोई भी अपनी एसेट, तो इन्वेस्टर बड़ा खुश हो जाएगा, देखो इस साल इसने कितना नेट प्रॉफिट ज्यादा कमा लिया, लेकिन अगले साल फिर कम हो जाएगा, वो बोलेगा, नाराज हो जाएगा, क्यों कम हुआ? अभी वो तो पिछले साल इसलिए हो गया था क्योंकि आपने पिछले साल एक एसेट बेच दी थी गेन में, तो उसकी वजह से आर्टिफिशियल इन्फ्लेट हो गया। तो ये अच्छी बात नहीं है। तो एनालिसिस्ट क्या करते हैं, ये जो भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग गेन या नकली नकली खर्चे, नकली नकली इनकम होते हैं, इनको हटा देते हैं आईएसी निकालते हुए, इनको निकाल देते हैं। अरे फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको इसका अलाउ नहीं करती, मैं यही कह रहा हूं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलाउ नहीं करती। अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्योंकि अगर आपको अलाउ फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलाउ करती है, आपको तो एक एक चीज डेबिट माइनस करनी पड़ती है। लेकिन मैंने आपको बोला बेटा, कमरे के अंदर क्या हो रहा है, ये कौन सा ये मीटिंग, बोर्ड मीटिंग के अंदर ये बैठ के क्या कर रहे हैं, हमको क्या फर्क पड़ता है? आपने देखा है क्या? आपको पता है क्या हो रहा है? क्या डिसीजन ले रहे हैं, कैसे रेशियोज निकाल रहे हैं, हमको क्या पता? तो यहीं पे मैं आपको बता रहा हूं, तो ये कुछ भी करे, ये तो मैनेजमेंट की मर्जी है। मैं मालिक हूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना ली ना, ऑडिट हो गई ना, तुमको यूजर वालों को मिल गई ना, अब खेलो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कुछ भी करें, उसका एरोप्लेन बना के उड़ाए, आपको क्या? तो मेरी मर्जी, अब मैं इस रेशियो को नेट प्रॉफिट निकालते हुए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या नॉन ऑपरेटिंग इनकम को इंक्लूड ही नहीं करूंगा। क्योंकि नॉन रेकरिंग खर्चे हैं, हर बार तो होंगे नहीं, तो हर बार नहीं होंगे तो मेरे नेट प्रॉफिट को ये इफेक्ट कर रहे हैं। तो मैं एक स्टेबल नेट इनकम चाहता हूं, ताकि मेरे पास एक हर साल ऐसी रेशियो है, ताकि मुझे पता चले ये मेरी स्टेबल नेट इनकम है, इतनी होगी ही होगी। लेकिन इनकी वजह से तो स्टेबल हो ही नहीं रहा ना, इसकी वजह से तो आप इसको माइनस कर देते हो। लेकिन आपको पेपर में करके नहीं आना बेटा, वहां पे आपको ज्यादा मालिक बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो आप वहां पे माइनस कर दोगे तो थोड़ा पड़ते हैं। सम कंपनीज में है वन टाइम गेन्स और लॉसेस, है ना, तो वो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट कर सकते हैं आपके सिंगल एंड, इसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स भी कहते हैं। देखिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में आपको पार्ट 1 में पढ़ाया है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स क्या होते हैं। ठीक है, जैसे आपने कोई एसेट बेच दी, कोई लीगल सेटलमेंट हो गया कंपनी का, जैसे कंपनी का बेटा कोई केस चल रहा था, अब उसमें उसको कोई लीगल डिस्प्यूट के चक्कर में उसको कोई वन टाइम कंपनसेशन देना पड़ गया सामने वाली पार्टी को, तो उसके चक्कर में उसका जबरदस्ती एक नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा ना उसका। तो लेकिन ये तो इस साल हुआ ना, अगले साल ऐसे थोड़ी ना केस चले जा रहा है और हर साल ही अपना को कोई किसी ना किसी को कंपनसेशन दे रहा है। इसलिए ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को प्लस हटा माइनस कर देंगे, और अगर कोई इनकम है तो उसको सॉरी खर्च लॉस है तो उसको दोबारा एड बैक कर देंगे, ताकि हमारे पास हमेशा वो वाला नेट प्रॉफिट आए जो हम एक्चुअली में कमाते हैं अपने नॉर्मल स्टेज के अंदर, बस। इसलिए यूजिंग डाइल्यूटेड ईपीएस, देखिए डाइल्यूटेड ईपीएस जो कंसेप्ट होता है, शब्द सुनो, डाइल्यूटेड मतलब ऐसी ईपीएस जो डाइल्यूट होगी। देखिए अगर आप क्या करेंगे, अ, आपने अगर स्कूल में क्या कहते हैं उसको, अगर आपने केमिस्ट्री अपना लैब में गए हैं तो आपको याद होगा कि हम वहां पे डाइल्यूशन करते थे। देखिए जो एसिड होता है, एसिड आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर बार बार उसके जो कंसेंट्रेट है, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो बड़ी एसिडिक है, उसका पीएच लेवल बेटा 7 से बहुत कम है ना, इसका मतलब वो हाईली एसिडिक है, जितना कम है उतना हाईली एसिडिक है। लेकिन आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर एक बेस डाल के उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हो। देखिए बेस मतलब वाटर, जैसे वाटर मान लेते हैं कोई भी बेस। देखिए वैसे तो जो वाटर होता है, अगर मैं उसकी बात करूं, उसका पीएच 7 होता है, ना ही वो एसिडिक होता है ना ही बेस होता है। लेकिन अगर आप जितना ज्यादा बेटा पानी डालोगे, उसका एसिडिक नेचर कम होता चले जाएगा, वो बार बार उसका एसिडिक नेचर कम हो जाएगा, मतलब डाइल्यूट हो जाएगा। अगर आपको ये थोड़ा टेक्निकल लग रहा है कंसेप्ट, मैंने क्या बोल दिया, मैं एक बात एग्जांपल बढ़ता हूँ बेटा। हम बचपन में एक रूह अफ़ज़ा पीते थे,
याद है आपको? तो आपने ध्यान देखा होगा जितना ज्यादा आप रूह अफ़ज़ा में पानी मिलाओगे उतना ज्यादा बेटा वो अपना डाइल्यूशन हो जाएगा, उतना ज्यादा एक तो उसका टेस्ट डाइल्यूट हो जाएगा और उसका रंग भी डाइल्यूट होता चले जाएगा। डार्क रेड से वो जितना ज्यादा पानी मिलाओगे, फॉर एग्जाम्पल एक ग्लास रूह अफ़ज़ा के अंदर अगर आप एक बाल्टी पानी डाल दोगे तो बेटा उसका आपको पता है रंग क्या हो जाएगा। वही अगर आप एक गिलास के अंदर एक चम्मच डालोगे तो उसका बिल्कुल डार्क रेड आएगा, लेकिन वही एक चम्मच अगर आप एक बाल्टी पानी में डालोगे तो आपको पता है फिर वो क्या हो जाएगा। तो कलर फर्क आएगा, क्यों? क्योंकि आपने जितना पानी डालोगे उतना ज्यादा डाइल्यूशन हो जाएगा। यही है, इसे कहते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस। अब वो कौन सा पानी, ये अभी बताओ, ये तीन पानी होते हैं, एक तीन पानी है, मैं आपको तीन पानी बताऊंगा फाइनेंस के अंदर। ये तीन पानी, अगर आप उन तीन पानी को ईपीएस के अंदर डाइल्यूट डाल दोगे तो वो ईपीएस आपकी डाइल्यूट होती चली जाएगी, मतलब अपना इफेक्ट कम करती चली जाएगी, कम उसका ईपीएस कम होता रहेगा। वो तीन पानी कौन से होते हैं? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस, कन्वर्टेबल डेट और ऑप्शन और वारंट्स। ये तीन पानी होते हैं, अगर आप इन तीन पानी को डालोगे तो हो जाएगा। अभी आपको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, ये डाइल्यूटेड ईपीएस मेरा पूरा डिटेल कंसेप्ट है, वहीं पढ़ लेंगे, ठीक है। पीई टू ग्रोथ पेग रेशियो। अब बेटा ये पेग रेशियो है क्या है? इसका फॉर्मूला ये आपके सिलेबस में नहीं, आपको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना। क्या है? पीई रेशियो अपॉन एनुअल ग्रोथ रेट। मैंने आपको बता दिया ग्रोथ रेट, कंपनी का इतना ग्रोथ रेट है भैया, कि भाई साहब हमारा इतना ग्रोथ परसेंट है। इसका मतलब ये है कंपनी के ग्रोथ से अपने आप को कंपेयर करना कि कितना परसेंट आपका पीई रेशियो बढ़ गया, ठीक है। तो अगली क्लास में बेटा मैं इस पे एक एग्जांपल और एक पूरा डिटेल फॉर्मूला मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए बेटा, वीडियो को लाइक करिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास।